हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इस एक वीडियो के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड का पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। वन शॉट वीडियो है, एंड तक टिके रहना अगर आप डेडिकेटली इंटरेस्टेड हो थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर खत्म करने के लिए। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम आप जानते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड है। अब चश्मा उतार देता हूं और सबसे पहले आपको मतलब सिखाऊंगा कि डिमांड आखिर होती क्या है। आपके मन में भी एक इच्छा होती है, डिजायर होती है, एक विश होती है। यस दोस्तों, जो आपकी ख्वाहिश होती है उस ख्वाहिश की बात कर रहा हूं। वो ख्वाहिश क्या डिमांड होती है उससे रिलेटेड बात करेंगे, एक एग्जांपल सेट करेंगे, फिर बिल्कुल सटीक मीनिंग तुम्हारे भेजे के अंदर घुसेगा। अगर तुम्हारी कोई महिला मित्र है, तुमसे कह रही है कि हां मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ले आओ, तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि यार मैं इसके लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊं। तो आपकी जो ये ख्वाहिश है, क्या ये डिमांड है? ये डिमांड नहीं है दोस्तों। डिमांड वो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश मतलब डिजायर या फिर विश होती है जो पूरी हो सके, कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम चांद तारे तोड़कर ले आओ। ओके, रिपोर्ट है। फिर तुम्हारी महिला मित्र ने कहा कि मेरे को एक मर्सिडीज कार दिला दो। आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, आपके पास कार खरीदने का बजट है, यू आर एबल टू परचेज अ कार, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मैं इसको कार दिलाऊं या ना दिलाऊं। तो अगर आप इसको कार दिलाना नहीं चाहते, यू आर नॉट विलिंग टू बाय अ कार, तो भाई कार खरीदने की जो ये इच्छा है ये डिमांड नहीं कहलाएगी। लेकिन इफ यू आर विलिंग टू परचेज कार, तो ये इच्छा डिमांड कहलाएगी। तो हर कोई इच्छा, हर कोई ख्वाहिश, हर कोई डिजायर डिमांड नहीं होती। डिमांड उस डिजायर को बोलते हैं जो असलियत में पूरी भी हो सके, आपके बजट में भी हो और आप उसको पूरा करना चाहते भी हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो इच्छा डिमांड नहीं कहलाएगी। अभी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस जानना बाकी है राज्य, खुले दिल से बताऊंगा। जितने भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके डिफरेंस में, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको मजा आ जाएगा। देखो जी, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बोला जाता है, जब कोई सामान महंगा होता रहता है तो लोग उसको खरीदने की इच्छा कम जताते हैं, ऐसा बोला जाता है। यानी अगर तुम्हारे कोर्स के हिसाब से चलूं तो किसी कॉमोडिटी का अगर मैं यहां प्राइस लिखूं, मान लो दोस्तों, अगर कोई गुड का प्राइस 10, 20, 30, 40 बढ़ता जा रहा है तो आप उसको खरीदने की इच्छा कम दिखाओगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है। मान लो 10 रुपए के प्राइस पर आप 400 यूनिट परचेज करना चाहते थे, 20 रुपए के प्राइस पर आप बोलोगे प्राइस बढ़ गया भैया मैं 300 खरीदना चाहूंगा, और प्राइस बढ़ गया तो आप बोलोगे मैं 200 खरीदना चाहूंगा, और प्राइस बढ़ गया तो आप शायद ये बोल सकते हो कि मैं 100 यूनिट खरीदना चाहता हूं। भाई साहब, ये टेबल एक इमेजिनरी टेबल होती है। इस टेबल को बोलते हैं हाइपोथेटिकल टेबल, और टेबल को इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल भी बोलते हैं। शेड्यूल बोल लो, स्केड्यूल बोल लो, एक ही बात है। तो अपनी मर्जी से मैंने कुछ वैल्यूज ली हुई है, आप अपनी मर्जी से प्राइस को बढ़ाकर दिखा सकते थे, 1 2 3 4 भी कर सकते थे। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, प्राइस बढ़ रहा है और आपकी ख्वाहिश धीरे धीरे वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी कॉमोडिटीज यहां पर लिखी हैं, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज मैंने यहां पर लिखी है, आपको बताना चाहूंगा, ये सब क्वांटिटीज कहलाएंगी डिमांड। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप कैपेबल हो सामान खरीदने के लिए, आप एबल हो, आपके पास बजट है सामान खरीदने का, और आप सामान खरीदना चाहते भी हो। तो ये अलग अलग प्राइस पर जो आपकी इच्छाएं हैं कि भैया ये प्राइस होगा तो ये खरीदूंगा, 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 इन सभी क्वांटिटीज को बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ बायर वांट टू परचेस, यानी बायर इज एबल टू परचेस एंड विलिंग टू परचेस एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर जो वो खरीदना चाहता है। अब इसके अंदर एक पनौती है जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगी, और ट्रस्ट मी आपको मजा आएगा वो कॉन्सेप्ट जानकर। अगर देखो दोस्तों, यहां पर बहुत सारी क्वांटिटी लिखी है, इन सभी क्वांटिटीज को बोलते हैं डिमांड। लेकिन अगर मैं यहां पर एक स्पेशल क्वांटिटी को टारगेट करूं, कोई भी क्वांटिटी पकड़ लो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, मान लो मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी है, तो 30 रुपए पर तुम 200 यूनिट खरीदना चाहोगे,
तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अरे सर कितनी आसानी से समझ गए, अभी डिटेल देता हूं। तो दोस्तों सारी की सारी क्वांटिटी को बोलेंगे डिमांड, लेकिन किसी भी एक प्राइस के सामने जो क्वांटिटी लिखी है उसको तुम अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे तो उस अलग क्वांटिटी को बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अकेले अकेले प्राइस के सामने अकेली अकेली क्वांटिटी को रीड करोगे तो सिंगल सिंगल क्वांटिटी को बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन इस पूरे मिक्स को बोलते हैं डिमांड। तो जब भी तुम टेबल में या आगे डायग्राम में कुछ भी दिखाने की कोशिश करोगे तो आप ऊपर डिमांड नहीं लिखोगे, आप ऊपर हमेशा लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड। लॉजिक क्या है दोस्तों? लॉजिक यह है कि आप हर पर्टिकुलर प्राइस के सामने एक क्वांटिटी मेंशन कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेशन से समझते हैं। हालांकि ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिया है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड की डिटेल मैं आपको इन द मिड ऑफ द क्लास दूंगा। अभी आप डेफिनेशन जानो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की। नंबर 1, डिमांड का मीनिंग है डिमांड में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी है दैट अ बायर या कंज्यूमर, जो मर्जी वर्ड यूज कर लेना, इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी लिख देना, ठीक है जी। तो डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी हुई जो एक बायर एबल और विलिंग है उसको खरीदने के लिए एट डिफरेंट प्राइस या ईच पॉसिबल प्राइस या एट वेरियस प्राइस। तुम्हारी किताब में कुछ भी लिखा हो सकता है, ये डेफिनेशन लिखोगे कोई माइका लाल चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर डेफिनेशन आएगी क्वांटिटी डिमांडेड की। तो ये देखिए दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड की बिल्कुल डिट्टो सेम डेफिनेशन है, बस फर्क कितना है, जो डिमांड की डेफिनेशन थी ना यहां डिफरेंट प्राइस लिखा था, आप सेम डेफिनेशन रिपीट कर दो, बस लिख दो एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो लेट मी रिपीट द डेफिनेशन, एक बार रिपीट कर दो डेफिनेशन को। तो यहां पर लिखूंगा मैं क्वांटिटी डिमांडेड, इसको ऐड कर लेना, मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर प्राइस नहीं लिखा होगा तो पेपर में शायद लिखा हो सकता है या बुक में लिखा हो सकता है अ स्पेसिफिक प्राइस या फिर अ यूनिक प्राइस। तो इतना सा डिफरेंस है। अब चलते हैं हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। और आगे के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक बात भेजे में घुसा लेना कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग अलग डेफिनेशन लिखना, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आगे के तुम जितने भी कॉन्सेप्ट समझोगे उसके लिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को लगभग सिमिलर मान के चलना आसानी रहेगी। वहां पर हम बेसिकली वर्ड बार बार डिमांड यूज करेंगे। आप देखोगे किताब के अंदर खोलकर तो क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड एक दूसरे की जगह पर वर्ड यूज किया हुआ है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप भी यूज कर देना। टीचर इतनी बातों को माइंड नहीं करता, बट इनकी जब डेफिनेशन आएगी तब इसको ठीक से कर देना। यहां मैं थोड़ी सी और करेक्शन कर देता हूं, आपके लिए थोड़ा फायदा होगा। मैं यहां क्वांटिटी डिमांडेड लिखना चाहता था, लेकिन डिमांड लिखा हुआ है तो सिर्फ इट लिख देता हूं। अब पेपर का बुम्बास्टिक क्वेश्चन 6 नंबर तक का पेपर में आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बदल सकती है। यानी मैं आपको कराने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जिसको किताब में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दोस्तों ये फैक्टर एक बार समझाऊंगा इन डिटेल, फिर आपको याद भी करा दूंगा। मेरे पास एक ट्रिक है इसको याद करने की, यूं सेकंडों में आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन समझने में टाइम लगेगा। एक बार डिटेल में समझ लो फिर याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों डिमांड को अफेक्ट करने वाले मेरे पास ये 6 फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी है, तो एक एक करके पकड़ेंगे। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ ऑन गुड। ऑन गुड का मतलब सिर्फ गुड होता है, जो भी तुम सामान खरीदने जा रहे हो उसको ऑन गुड बोल दिया, या प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ भी बोल सकते हो। कहते हैं खुद कॉमोडिटी के प्राइस की बात करें तो ये तुम्हारी डिमांड को बदल सकता है। कैसे बदलेगा? प्राइस बढ़ रहा होगा तो हम डिमांड कम कर देते हैं, और प्राइस कम हो रहा होता है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं प्राइस और डिमांड के अंदर उल्टा रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, उल्टा रिलेशन हो गया ना, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे। इस उल्टे रिलेशन को अपोजिट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ना जाने कौन कौन से रिलेशन के नाम से पुकारते हैं, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो ठीक है जी, जब ये फैक्टर एक्सप्लेन करना आएगा तो आप बोलोगे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है।
अगर मैं इन सभी फैक्टर्स की बात ना करूं, सिर्फ अकेले की बात करूं तो, यानी इन सब फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, इन सबको कांस्टेंट रख रहा हूं। तो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, ये लिखा प्राइस ऑफ द ऑन गुड। इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो लिखा है इफ अदर फैक्टर्स आर बीइंग इक्वल, यानी जब मैं सिर्फ इसकी बात करूं और बाकी सब फैक्टर्स को इक्वल, सेम या कांस्टेंट, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर लो, वो रखूं, तो एज प्राइस फॉल डिमांड राइज, प्राइस फॉल डिमांड राइज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यानी इसका उल्टा भी पॉसिबल है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, यस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम भी हो सकती है। और बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड से पूरा पूरा रिलेटेड है। आपको पहले तो पता होगा, लेकिन मैं लॉ ऑफ डिमांड आपको बाद में कराऊंगा इसके बाद, ठीक है जी। तो यूं कह सकते हैं, इट मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहां क्वांटिटी डिमांडेड भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे नंबर नहीं कटेंगे। तो प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। एक फैक्टर हो गया सर, दूसरा फैक्टर बता दो। तो ये जितने भी फैक्टर लिखे हैं यहां पर अपने हिसाब से कराऊंगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये वाला फैक्टर कराऊंगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको मोमोज पसंद है तो आप मोमोज ज्यादा खाओगे, जिसको समोसा पसंद है वो समोसा ज्यादा खाएगा, जिसको पिज्जा पसंद है वो पिज्जा ज्यादा खाएगा, जिसको रोटी पराठे, जिसको जो पसंद है वो उन चीज को ज्यादा खाता है। तो ऐसा बोलते हैं, जिसको जो चीज टेस्टी लगती है वो उसको प्रेफरेंस देता है ओवर अदर थिंग्स। तो जो मुझे पसंद है मैं वो खाऊंगा। अगर किसी कॉमोडिटी के लिए मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हैं, मतलब मैं उसको पसंद करता हूं, तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। अगर बात आई करेले जैसी चीज, तो हो सकता है किसी को करेले पसंद ना हो, तो वो करेले की डिमांड कम कर देगा। मुझे तो करेले पसंद है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको करेले पसंद है या नहीं है, इससे भी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो जिस चीज के लिए मैं अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस रखता हूं, मतलब उस चीज से मैं नफरत करता हूं, तो भैया उसकी डिमांड कम कर दूंगा, ठीक है। यहां पर यह लिखना है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट का मतलब आप जानते हो स्वाद, प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता कि किस चीज को मैं प्रेफर करता हूं, ये बदलते क्यों हैं दोस्तों? ये फैशन के हिसाब से बदलते हैं। अमिताभ बच्चन के जमाने में एक बेल बॉटम पैंट चलती थी, खुली खुली नीचे से। आज के जमाने में वो नैरो बॉटम पैंट चलती है, जींस की पैंट एक बिच्छी होनी चाहिए नीचे से, है ना। तो जमाना बदला, फैशन के हिसाब से चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिमांड बदलती है। पहले बंदों को बटन वाले फोन चाहिए थे, फिर टच स्क्रीन वाले फोन चाहिए थे, अब उसको 5G फोन चाहिए। पहले बंदों को कोई भी चाइनीज फोन चाहिए था, अब बंदे की प्रेफरेंस है, मुझे सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, वन प्लस चाहिए, नथिंग चाहिए, शाओमी चाहिए, रेडमी चाहिए, कोई भी चाहिए। तो अपने हिसाब से सबकी प्रेफरेंस है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो फैशन, टेक्नोलॉजी और कभी कभी हमारे पुराने रीति रिवाज यानी कस्टम एंड ट्रेडिशन, जैसे कि शादी में ट्रेडिशन है कि दुल्हन तो लहंगा ही पहनेगी, तो ये उसकी डिमांड करेगी। तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारी डिमांड बदलते हैं, डिपेंड करता है कि समय क्या चल रहा है, टाइम, फैशन, टेक्नोलॉजी, राइट। तो जब भी मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लिखूंगा तो मैं ये कहना चाहूंगा, फेवरेबल टेस्ट प्रेफरेंस होंगे मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल टेस्ट प्रेफरेंस होंगे मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, चलो जी बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। दूसरा फैक्टर है, तो प्यार से लिखा है दोस्तों, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीजेस द डिमांड, बस खत्म। और अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिक्रीज द डिमांड, बस खत्म। एक लाइन ऐड कर देना कि ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर के, ये चेंज क्यों होते हैं? तो इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी, कस्टम, ट्रेडिशन, मूड। मूड के हिसाब से भी चेंज होता है, राइट। कभी मूड कर रहा है कॉफी का, कभी मूड कर रहा है पेप्सी का, राइट। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। दो फैक्टर हो गए दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे करके सारे फैक्टर्स कराऊंगा। और यहां पर तीसरे नंबर का फैक्टर, हां जी ये रहा। तीसरे नंबर पे मैं इनकम वाला फैक्टर पकड़ना चाहूंगा, इनकम वाला फैक्टर। लेकिन दोस्तों इनकम वाला फैक्टर पकड़ने से पहले आपको मैं दो गुड्स के बारे में बताऊंगा, दो गुड्स। पहली बताऊंगा, एक होती है घटिया गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब घटिया चीजें, लो क्वालिटी गुड्स। आप हिंदी में इसको घटिया 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 बोल सकते हो। और दूसरे गुड्स बताऊंगा आपको यहां पर, नॉर्मल गुड्स। और फिर यह बताऊंगा कि कंज्यूमर की जो इनकम है, अर्निंग है, उसके हिसाब से वो इनकी डिमांड को कैसे बदलता है। इनकम को मैं यहां मान लेता हूं वाई, इनकम को वाई बोलते हैं। तुम बोलोगे इनकम को आई क्यों नहीं बोलते?
तो यार आई तो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, फिर इनकम को भी कुछ बोलना ही था तो वाई बोल दिया, इस सिंबल में कुछ नहीं रखा। हाँ जी तो मैं बोलता हूं जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है वो अमीर हो जाता है, तो वो घटिया चीजें कम खरीदता है भाई, वो घटिया चीजों की डिमांड कम करेगा। और जब बंदा अपनी औकात पे वापस आएगा, गरीब होगा, उसकी इनकम गिरेगी, तो वो घटिया चीजें ही ज्यादा खरीदेगा, राइट। तो अगर मैं तुम्हारी इनकम और घटिया चीजों की डिमांड के बारे में बात करूं तो उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करूं, नॉर्मल गुड्स क्या होती है? अरे जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स भी बोल सकते हो, जैसे इसको इंफीरियर घटिया बोल रहे हैं, इसको बढ़िया बोल सकते हो, बढ़िया गुड्स, बढ़िया गुड्स बोलो इसको। तो इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, अमीर होने के साथ साथ हम बढ़िया गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, और गरीब होने के साथ साथ फिर हम बढ़िया गुड्स कम खरीदते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब कोई पूछेगा घटिया गुड्स और बढ़िया गुड्स के एग्जाम्पल दो, तो असलियत में तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप किताब के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हो कि नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल है व्हीट और राइस, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे हम व्हीट और राइस खाते हैं, और इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल है मोटा अनाज। मोटा अनाज कोर्स ग्रेन बोलते हैं, COARSE, कोर्स ग्रेन, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का। जनरली हम उसको खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं उसको, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, लेकिन असलियत में पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है, एक इंसान पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी गुड नॉर्मल है और कौन सी गुड इंफीरियर है। हो सकता है अंबानी के लिए मारुति कार इंफीरियर हो, लो क्वालिटी हो, वो मर्सिडीज पसंद करता होगा ना। हो सकता है अंबानी के लिए मारुति कार इंफीरियर हो, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल है, समझे। हो सकता है एक कंज्यूमर के लिए कोई कमोडिटी इंफीरियर हो तो दूसरे के लिए वो नॉर्मल हो सकती है, और एक बंदे के लिए, मान लो मेरे लिए मारुति कार नॉर्मल है, तो अंबानी के लिए मारुति कार इंफीरियर हो सकती है। तो आई वॉन्ट टू से अ गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन पर्सन एंड इंफीरियर फॉर अनदर पर्सन। हो सकता है कि आपके लिए फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल है ना, तो अंबानी के लिए वो इंफीरियर हो सकता है मेरे लिए टोन्ड मिल्क नॉर्मल है और आपके लिए इंफीरियर हो सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन पेपर में आएगा तो आप लिखोगे डिफरेंस, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको। वो नकली एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी उसको बोर्ड एक्सेप्ट करता है कि एग्जाम्पल है। लेकिन इस बात पे भी चर्चा की जाती है कि एक लाइन, अ गुड कैन बी इंफीरियर फॉर वन पर्सन एंड नॉर्मल फॉर अनदर। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस एंड इनकम ऑफ द पर्सन। भाई उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है और इनकम का स्टेटस क्या है उसका। अंबानी का अलग है और देख लो अपना अलग है भाई, दोनों का अलग अलग है। तो मैं जो आपको नेक्स्ट फैक्टर कराने वाला हूं दोस्त मेरे, वो फैक्टर दोबारा दिखाता हूं, ये वाला कराने वाला हूं, इनकम ऑफ द बायर। यानी कंज्यूमर की इनकम हमारी डिमांड को बदलती है। तुम बोलोगे इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है क्या? अबे हमेशा नहीं होता। इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर की डिमांड, घटिया चीजों की डिमांड तुम गिरा दोगे। तुम कहोगे मैं तो अमीर हो रहा हूं, घटिया चीज नहीं खरीदूंगा। अब नहीं खरीद रहा मारुति, मैं तो खरीदूंगा मर्सिडीज। मारुति और मर्सिडीज, आई होप इनमें से कोई कंपनी मेरे एग्जांपल से हार्म नहीं होगी। मैं सिर्फ एक बच्चों को समझाने के पर्पज से एग्जांपल दे रहा था, ठीक है भाई। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आजकल बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है। तो थर्ड नंबर का फैक्टर जब भी पेपर में आए, 3 नंबर का अकेला आ सकता है भाई पेपर में। इनकम ऑफ द बायर डिमांड को कैसे प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। तो आप लिखोगे डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द बायर डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर। डिपेंड करता है कि गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। तो अब एक्सप्लेनेशन देंगे, यहां लिखेंगे इन केस ऑफ इंफीरियर। अगर इंफीरियर की बात करें हम तो डिमांड बढ़ेगी विद फॉल इन इनकम। डिमांड कब बढ़ेगी? जब इनकम फॉल हो जाएगी। एंड डिमांड फॉल विद राइज इन इनकम। इंफीरियर गुड्स में ऐसा ही होता है ना भैया, गरीब होंगे तो घटिया चीजें ज्यादा खाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, तो डिमांड राइज विद राइज इन इनकम। इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी यहां पर, एंड डिमांड फॉल विद फॉल इन इनकम, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने एडिशनली आपके लिए इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड की डेफिनेशन लिखी हुई है। बोल दिया इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका इनकम के साथ रिश्ता उल्टा होता है। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर की डिमांड कम, और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में ये डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी। यहां नेगेटिव है तो इधर हम पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। हाँ,
नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन थोड़ी डबल हो जाती है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। यानी नॉर्मली ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो जब हम बात करते हैं प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है तो वो किसका प्राइस होता है? नॉर्मल गुड्स का। हम पूरे चैप्टर में नॉर्मल गुड्स पढ़ते हैं, बस कहीं स्पेशल नाम लेना होता है तो इंफीरियर गुड्स का नाम ले देते हैं। गिफन गुड्स भी आएगी आगे तो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन हो गई। कभी तुमसे इंफीरियर और नॉर्मल के बीच में डिफरेंस आए तो आप लिखना 3 नंबर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इंफीरियर गुड्स, घटिया चीजों का प्राइस क्या चल रहा है हमें क्या मतलब, हमें तो खरीदनी नहीं है ना, तो इंफीरियर गुड्स का प्राइस के ऊपर इंपैक्ट, इंफीरियर गुड्स की डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉर्मल गुड्स का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा, इंफीरियर का एग्जांपल कोर्स ग्रेन्स, जवार बाजरा, और नॉर्मल का एग्जांपल व्हीट राइस। कहानी खत्म करो, 3 नंबर का डिफरेंस हो गया। और ये 3 फैक्टर आपके हो गए। मुझे कराने हैं कम से कम 6 फैक्टर, ज्यादा ही कराऊंगा वैसे। अब दोस्तों बारी आई है कि चौथे नंबर का आपको फैक्टर कराऊं, तो चौथे नंबर पे मैंने डाला हुआ है जनसंख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी? बायर्स की पॉपुलेशन मार्केट में। बायर मतलब कंज्यूमर। मार्केट में कितने कंज्यूमर है? पॉपुलेशन को मैं नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बोल सकता हूं, बुक में लिखा होगा नंबर ऑफ कंज्यूमर। कहते हैं मार्केट में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा है, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। भाई जितने ज्यादा लोग होंगे डिमांड उतनी ज्यादा होगी ना, तो बहुत आसान पॉइंट है। बायर ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा होती है, बायर कम होने से डिमांड कम होती है। ओवरऑल खरीदने वालों की संख्या पे भी तो डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट लिखा है मैंने, नंबर ऑफ कंज्यूमर या फिर पॉपुलेशन। तो बोलते हैं मार्केट की टोटल डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, एंड यही डिमांड डिक्रीज हो जाती है विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, या जनसंख्या जब कम हो जाए। अगला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, पहली बात तो मैं समझाना चाहूंगा रिलेटेड गुड्स क्या होती है। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती है जिनका आपस में कोई रिश्ता हो। जैसे कि मैं बोलूं पेन और पहाड़, पेन और पहाड़ का क्या रिश्ता? कोई रिश्ता ही नहीं है भैया, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं गंदा नाला और कैमरा, कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं बोलूं पंखा और जूता, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो वो अनरिलेटेड गुड्स होती हैं। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती है जिसका आपस में कुछ रिश्ता हो, किसी का प्राइस किसी दूसरे की डिमांड को बदल देता हो, वो गुड्स। तो बात बताता हूं दोस्तों, ये जो रिलेटेड गुड्स होती है, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर फैक्टर समझेंगे। ये 2 तरीके की होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनको कंपीटिंग गुड्स भी बोलते हैं, कॉम्पिटिंग गुड्स। और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं, कुछ भी समझ लो आप। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, फिर इस फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती है जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाए, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाए दोस्त। जैसे कि चाय और कॉफी, चाय नहीं मिली तो कॉफी, कॉफी नहीं मिली तो चाय, जो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करें। रिप्लेसमेंट गुड्स सोच सकते हो आप इसको। जैसे कि पेप्सी और कोक, कोक नहीं मिली तो पेप्सी, पेप्सी नहीं मिली तो कोक, पेप्सी और थम्स अप भी हो सकती थी, जो तुम्हारे मन में आए, समझ रहे हो। एक एनालॉग वॉच और स्मार्ट वॉच भी हो सकती है। स्मार्ट वॉच नहीं मिली तो एनालॉग नॉर्मल वाली वॉच, नॉर्मल नहीं मिली तो ये वाली वॉच। ऐसे ही कुछ भी 2 चीजें जो एक जैसी दिखाई दे रही है, सिमिलर सिमिलर, एक नहीं मिली तो दूसरे से काम चल जाएगा, दूसरी नहीं मिली तो इससे काम चल जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, तुम समझ गए यहां पर, राइट। तो ऐसी गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन की। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ये वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे कि चाय और कॉफी, तो इसका जोड़ा होता है पेयर, पेयर में एग्जांपल देना है, पेप्सी एंड कोका कोला, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको समझना होगा, पेप्सी और कोक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो पेप्सी को मैंने बोला एक्स, पेप्सी का प्राइस 10 रुपए, प्राइस ऑफ एक्स। फिर मैंने बोला कोका कोला का प्राइस भी 10 रुपए। मान लो शुरू में दोनों का प्राइस बराबर है। अब दोस्त कोका कोला मान लो इसका प्राइस बढ़ जाता है, कोका कोला 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए की हो जाती है। तो अब बताओ लोग कोका कोला कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हाँ भाई, कोक महंगी हो गई तो लोग कोका कोला को कम खरीदेंगे। तो फिर ये क्या खरीदेंगे कोक की जगह? तो कोक की जगह ये पेप्सी खरीद सकते हैं। तो कोक का प्राइस बढ़ने से पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे लोग, तो डिमांड बढ़ा देंगे पेप्सी की। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, कोक सस्ती हो जाएगी तो लोग पेप्सी छोड़ छोड़कर, अगर मान लो कोक सस्ती हो गई तो लोग पेप्सी छोड़ देंगे पीना,
सब कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा देख रहे हो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस गिर रहा है तो दूसरे की डिमांड गिर रही है। खुद के प्राइस और खुद की डिमांड की बात नहीं हो रही, किसी और का प्राइस किसी और की डिमांड। हां, सब्स्टिट्यूट गुड में यही चेक करते हैं, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा वो नहीं देखते। ठीक है, तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड कम होगी। ये मैं लिखकर भी लाया हूं आपके लिए, आपको मजा भी आएगा जानकर। जब मैं बात करूंगा फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये रिलेटेड गुड्स दो तरीके की है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मुझे दोनों समझानी पड़ेगी, पहले मैंने ये समझाई है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक पेप्सी एंड कोक, ऐसे एग्जांपल भी दे सकते हो आप लिखना। सुपोज गुड एक्स एंड गुड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपने अपनी मर्जी से दो गुड्स को सब्स्टिट्यूट मान लिया है, देन फिर क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई विल इंक्रीज डिमांड फॉर एक्स, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई विल डिक्रीज डिमांड फॉर एक्स। बस खत्म कहानी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात आएगी कॉम्प्लीमेंट्री की। दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है राजे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जो इस्तेमाल हो तो एक साथ इस्तेमाल हो, वरना किसी काम की ना हो। जो इस्तेमाल हो तो एक साथ इस्तेमाल हो, वरना किसी काम की ना हो। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कसमें खा लेते हैं ना, जिएंगे एक साथ मरेंगे एक साथ, तो रहेंगे एक साथ। जो चीजें एक साथ रहती हैं तभी उन चीजों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं पूरक वस्तुएं हिंदी में, ऐसी चीजें जो एक दूसरे को मिलकर पूरा करती हों। जैसे कि कार अपने फ्यूल के बिना किसी काम की नहीं है, तो कार का फ्यूल, जैसे कि कार पेट्रोल, कार डीजल, कार सीएनजी, कार बैटरी। तो किसी का भी एग्जांपल ले लो, हम बुक के हिसाब से ट्रेडिशनल पुराना एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल मिलकर ही किसी काम के, वरना ये किसी काम के नहीं है। अब पेन के अंदर रिफिल ना हो तो ये भी किसी काम का नहीं है। तो कार पेट्रोल ये जोड़ा जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। पेन और उसके अंदर का रिफिल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। मोबाइल फोन और उसके अंदर की बैटरी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। समझ रहे हो? उल्टे पैर का जूता, सीधे पैर का जूता, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हो सकता है ना? हाँ, तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल कार और पेट्रोल मैंने दिखाने की कोशिश की है, पेन और रिफिल भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेशन यहां लिखी है। ऐसा लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर या फिर जॉइंटली। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। एक एमसीक्यू पूछूंगा अभी आपसे, ठीक है जी? जिनको एक साथ इस्तेमाल करे वही गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। एग्जांपल दे दिया, कार पेट्रोल, मोबाइल फोन और बैटरी, दैट्स इट। समझ जाएगा टीचर। अब मैं बोल रहा हूं, मान लो कि भाई साहब कार और पेट्रोल, कार को मान लो गुड एक्स, पेट्रोल को मान लो गुड वाई, इनकी प्राइस और डिमांड का मुझे रिलेशन दिखाना है, दिखाता हूं। तो ऐसा बोलूंगा, अगर पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया, तो दोस्त पेट्रोल से चलने वाली कार लोग कम खरीदेंगे, कहेंगे भाई पेट्रोल वाली कार खरीद ली तो पेट्रोल तो बहुत महंगा है। तो इनमें उल्टा रिलेशन होता है। अच्छा जी, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कहेंगे पेट्रोल वाली कार खरीद लो भैया, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? क्योंकि पेट्रोल से कार अच्छी चलती है वैसे भी। चलो जी, बच्चा पूछेगा, काफी सारे टीचर पहचान नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा पूछेगा सर इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या? उल्टा देखते हैं। मान लो कार का प्राइस बढ़ गया तो भाई लोग कार कम खरीदेंगे, जिसका प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती है ना। हाँ, जब कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल तो कम बिकेगा ही बिकेगा, तो कार का प्राइस बढ़ने से भी पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो बोलते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज नेगेटिव रिलेशन, और इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों यहां पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री पे आ जाओ। एग्जांपल कार पेट्रोल, सपोज गुड एक्स और गुड वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, देन इंक्रीज हो जाएगा प्राइस गुड वाई का तो डिक्रीज हो जाएगी डिमांड गुड एक्स की। अगर डिक्रीज हो जाएगा प्राइस गुड वाई का तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड गुड एक्स की। ठीक है, ये नेगेटिव रिलेशन। तो ये भी अकेला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये 3 से 4 नंबर का एक फैक्टर आ सकता है। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला फैक्टर लास्ट फैक्टर है। देखो जी, मैं करा रहा था आपको, अभी तक मैंने कितने फैक्टर्स करा दिए, आपको ध्यान भी दिलाता जाऊंगा साथ के साथ। मैंने आपको ये 5 फैक्टर करा दिए हैं, ये एक्सपेक्टेशन रह गया है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है उम्मीद। अगर मैं आज उम्मीद करता हूं कि कल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो मैं आज ही अपनी बाइक की टंकी फुल करवा लूंगा। यानी जब तुम्हें लगता है कि कल कोई सामान महंगा हो रहा है, अबे तो कल महंगा हो जाएगा, कल क्यों खरीदोगे, आज ही खरीदो ना। हाँ,
तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांस हैं, तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इधर एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, फ्यूचर का प्राइस और प्रेजेंट की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अच्छा बोलेगा सर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है? हाँ, अभी का प्राइस और अभी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, हम वही पढ़ते हैं। लेकिन फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं आज ज्यादा खरीदूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कल सस्ता हो जाएगा पेट्रोल तो मैं आज रुक जाऊंगा, आज डिमांड कम कर दूंगा और वह कल ही डलवाएंगे ना फिर। तो दोस्तों बड़ा मस्त फैक्टर है, छठे नंबर का फैक्टर, आपको मौजा ही मौजा हो जाएगा इसको याद करके। लो जी, इसको लिखना आपको ऐसे है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन चेंज इन प्राइस ऑफ द अबे यार डबल लिख दिया, यहां से लेकर यहां तक काट दो इसको। लो जी, मैं मस्त तरीके से काटता हूं इसको। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, कलर भी दे देते हैं भैया ब्लैक। हाँ जी, अब सही हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब होता है कल या परसों, कल परसों की बात करते हैं। अब तो मुझे भी पता है कि 10 साल बाद पेट्रोल महंगा होगा, तो मैं आज थोड़ी खरीद लूंगा, कल या परसों। इफ अ बायर एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर एक बायर को लगता है कि कल पेट्रोल या कोई कमोडिटी का प्राइस महंगा हो जाएगा, देन ही विल इंक्रीज द डिमांड एट प्रेजेंट। करंट डिमांड प्रेजेंट डिमांड बढ़ा देगा। एंड इफ ही एक्सपेक्ट लिखना था, if he expect that the price of the commodity will decrease in the future, then he will decrease the demand at present, अभी डिमांड रिड्यूस कर देगा। That's it. These are the 6 factors affecting demand for a commodity. इनको determinants of demand भी बोलते हैं। याद करने का तरीका बता देता हूं दोस्तों, देखो कैसे याद करोगे, मस्त तरीका है, बच्चा जानता है। इधर लिखा है T, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पकड़ो T, इनकम का पकड़ो I, प्राइस का पकड़ो P, पॉपुलेशन का भी पकड़ो P, एक्सपेक्टेशन का पकड़ो E, और रिलेटेड गुड्स का पकड़ो R। अब इनको मिक्स कर दो। सबसे पहले T पकड़ा, फिर I पकड़ा, फिर एक P ये रहा, दूसरा P ये रहा, और फिर E ये रहा, और R ये रहा। ध्यान रखना R का मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, टिप्पर। एक बार लाइव चैट तो नहीं है यहां पर, सही है, मुझे पता है रिकॉर्डिंग है ये, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो टिप्पर, ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए, आपको 6 फैक्टर्स रियलाइज हो जाएंगे। आप समझने के बाद टिप्पर रिकॉल करो, आपको पता लगेगा 6 फैक्टर्स कौन से हैं। लेकिन बच्चा पूछेगा सर मेरी बुक में तो कुछ और फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, बात करते हैं उसके बारे में दोस्तों। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मौसम, सीजनल फैक्टर भी होता है कि सर्दियों में जैकेट्स और गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में कूलर एसी की डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल सीजन के हिसाब से भी डिमांड में बदलाव आता है। डिमांड में बदलाव देश के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी आता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे देश में इनकम किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, इवन मतलब इक्वल, लगभग लोगों की इनकम आसपास है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, लोगों की इनकम लगभग आसपास है, तो बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। और लेकिन लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, गैप है, जैसे कि इंडिया में सच में है। जैसे कि गरीब बहुत ही ज्यादा गरीब है तो अमीर बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं। तो भैया ऐसे में अगर देखोगे तो मैं बोलूं, मान लो कि दिल्ली में थोड़ी इक्वालिटी ज्यादा है, और महाराष्ट्र बोल रहा हूं, नागपुर में थोड़ी इनइक्वालिटी है। तो भैया दिल्ली में डिमांड ज्यादा होगी, नागपुर में डिमांड कम होगी, किसी भी कमोडिटी की कैच कर लेना। यहां ओवरऑल ज्यादा खरीदने वाले होंगे, लगभग सेम इनकम होगी, ऐसा बुक में बोला है। इतना ही समझ के साइड करो, नहीं समझ में आ रहा तो हटा दो, 6 फैक्टर हम फिर भी याद कर चुके हैं। लेकिन एक मस्त फैक्टर आपके सामने लाया हूं, दिस इज कॉल्ड एज। ये टुगेदर बुक में देखा था मैंने एक बारी, टुगेदर की बुक में, एज सेक्स कॉम्पोजिशन। एक देश में एज और सेक्स से भी पता लगता है कि डिमांड पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूं एज की, एज में छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े, ऐसे मान लेते हैं। जहां पर छोटे बच्चे ज्यादा रहते हैं वहां पर बेबी ऑयल, बेबी सॉप, टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी। जहां पर बड़े लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर उनके हिसाब से गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। जहां बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर मेडिसिन की डिमांड ज्यादा हो सकती है, लो लाठी
चलते हैं, स्टिक की डिमांड ज्यादा हो सकती है, बुजुर्गों को जरूरत पड़ती है। सेक्स की बात करें तो जेंडर समझना, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाना, बायोलॉजी नहीं है। एक इलाके में अगर फीमेल ज्यादा रहती हैं तो वहां पर लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, मेकअप प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन जिस इलाके में मेल ज्यादा रहते हैं तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में किसकी डिमांड ज्यादा होगी। अब ज्यादा वायरल नहीं होना चाहता तो तुम्हें बताना है, जहां मेल ज्यादा रहते हैं किसकी डिमांड ज्यादा होगी। ये तो मैं एडिशनल फैक्टर्स तुम्हें मजे लेने के लिए करा रहा हूं। 6 फैक्टर्स तुम कर चुके हो, इसके साथ बोल दो बल्ले बल्ले। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भाई। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन उससे पहले एक चटकदार एमसीक्यू कर लेते हैं। ये लिखा है व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब टुगेदर। अगर 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं को एक साथ खरीदा जा रहा है तो उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? इन वस्तुओं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को बोलते हैं जॉइंट डिमांड। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सेटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है? दोस्त, यूरोप में एक देश है ग्रीस। ग्रीस देश में लैंग्वेज बोली जाती है, उस लैंग्वेज को ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज का फ्रेज है सेटरिस पैरिबस। इसका मतलब होता है इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड इक्वल या कांस्टेंट या सेम। इसका मतलब यह होता है, तो यहां लिखा है इफ अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये वाली लाइन। और इस वाली लाइन को मैं यूज कर चुका हूं, आपको याद होगा मैंने प्राइस के साथ इसको यूज किया था। अभी थोड़ी देर में और दोबारा इसको यूज करूंगा, आपको मजा आएगा। ये देखो लिखा है मैंने, इफ अदर फैक्टर्स आर बीइंग इक्वल, प्राइस के साथ किया था। इसको ही बोलते हैं सेटरिस पैरिबस। बस पता होना चाहिए भैया, आगे सीयूईटी का पेपर दोगे तो उसमें भी ये आ सकता है। हाँ, इतनी नॉलेज। चलो जी, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। बच्चा बच्चा जानता है अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। राजे, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब सिंपल है। एक लॉ बना है मतलब कानून है, नियम है। कानून नियम उस चीज को बोलते हैं जो जनरली सब लोग मान लेते हैं। तो सब लोग मानते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। अब हम यहां पर यह भी मान के चलते हैं कि लोगों की इनकम नहीं बदल रही, जितनी है उतनी है। टेस्ट भी नहीं बदल रहे, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी नहीं बदल रहा, सिर्फ प्राइस ऑफ ऑन गुड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन लिखनी पड़ती है हमें यहां पर, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग बताते हुए कि दिस लॉ स्टेट्स दैट। देखो जितने भी लॉ आएंगे ना इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सभी लॉ डिफाइन नहीं किए जाते, बयान किए जाते हैं, स्टेट किए जाते हैं, बयान। ये लॉ बयान करता है, क्या बयान करता है? इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, मतलब सेटरिस पैरिबस, देन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। इस चीज को दोस्त एक टेबल से आसानी से समझाया जा सकता है। आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमांड की टेबल बनाओ। टेबल को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल। बच्चे इसको ही लेकर कंफ्यूज होते हैं कि भैया स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। अपनी मर्जी से टेबल बना दो। एक तरफ लिखो प्राइस 10, 20, 30 मैंने बढ़ा दिया। एक तरफ लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने डिमांड को कम कर दिया, 300, 200, 100। टीचर नाराज हो जाएगा। आप प्राइस के नीचे इन रुपीस लिख देना, क्वांटिटी डिमांडेड के नीचे इन यूनिट्स लिख देना, तब टीचर खुश हो जाएगा। आपका मन कर रहा था प्राइस डिक्रीज करके डिमांड को बढ़ा के दिखा देते, राइट? हाँ जी। मैं दोस्तों चाहूं तो एक डिमांड कर्व बना के भी इसको दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो प्राइस 10 से 20 किया, डिमांड को 100 से 50 कर दिया। ये लॉ ऑफ डिमांड की टेबल बन गई भैया। छोटी बनाओ बड़ी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है। इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना देते हैं। यहां लिखेंगे प्राइस, इधर लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। इको के अंदर यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब ऐसी चीज जो डिपेंड नहीं करती किसी चीज पे, प्राइस डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे। यहां डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऐसी चीज जो डिपेंड करती है किसी चीज पे। ये डिमांड डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। मैथ में उल्टा होता है, मैथ में डिपेंडेंट वेरिएबल यहां आता है, इंडिपेंडेंट यहां आता है। खैर ये मैथ पढ़ा रहा था, हटाओ ना मैथ को, इको पे आओ। आओ जी आओ, आओ जी आओ। प्राइस 10 और 20, तो प्राइस की एक वैल्यू 10 यहां लिख देते हैं, दूसरी वैल्यू 20 लिख देते हैं। डिमांड 100 और 50, तो 50 यहां 100 यहां। तो जब प्राइस 10 है डिमांड 50 है, तो जब प्राइस 10 है डिमांड 100 है, 10 के सामने 100, ये पॉइंट आ गया। जब 20 हो गया तो डिमांड 50, प्राइस 20 हो गया तो डिमांड 50 हो गई। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सफेद रंग से ज्वाइन कर दिया। दिस लाइन इज कॉल्ड डिमांड कर्व।
दोस्तों डिमांड कर्व एक कर्व होता है जो प्राइस और डिमांड का रिश्ता दिखाता है। अब इस डिमांड कर्व से मैं लॉ ऑफ डिमांड भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपके लिए लाया हूं। ये मान लो एक कर्व बना हुआ है, ये डिमांड कर्व है भाई साहब, डिमांड कर्व है। पेन ये वाला ले लेते हैं जो मिट जाएगा। हाँ जी, ये डिमांड कर्व है। इस पर कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला मान लो, इस पर प्राइस P1 है, इसी पॉइंट पर डिमांड Q1 है। और अब ये देख लेते हैं कि अगर प्राइस गिर गया P2 तक, ये गिर गया ना, तो डिमांड देखो टक्कर मारो, आपको दिखेगी बढ़ गई। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, ये दिखा दो, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम आ जाएगा। लेकिन आपको डायग्राम एक्सप्लेन भी करना होगा। क्या एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के लिए बच्चों की, यही तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो राज्य वो एक्सप्लेन कर दो जो डायग्राम में दिख रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और जो डी और डी है ना, ये डी डी इज द डिमांड कर्व। खत्म कहानी, बेसिक बात हो गई। अब असली बात करो, जब हमने प्राइस को गिराया ओपी से OP2, तो इट इज क्लियर व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP1 टू OP2, प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ गई OQ1 से OQ2, देन डिमांड राइज फ्रॉम OQ1 टू OQ2 यूनिट। बस खत्म कहानी, हो गया काम, हो गया ना काम। डायग्राम इतना लप्पू सा एक्सप्लेन करना है जरा सा, बस ठीक है जी, आगे बढ़ो। चलो जी दोस्तों, अब डिमांड पढ़ चुके हो तुम, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हो, तो अब एक छोटा सा टॉपिक आता है भैया, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इससे एमसीक्यू बनने के चांस रहते ही रहते हैं भाई साहब। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है ऐसे कुछ केसेस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, यानी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती क्या यहां? हाँ नहीं होती इधर। तो ऐसे कुछ केस है दोस्त मेरे, जो जरूरी चीजें हैं घर के लिए, जैसे कि नमक, रोटी, नेसेसिटी गुड्स जो होती हैं, इसको एसेंशियल गुड्स भी बोलते हैं, एसेंशियल्स, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, वाटर, इसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड मेडिसिन के केस में भी नहीं करेगा, ध्यान रखना, वो भी नेसेसिटी हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी मतलब भाई तबड़ तबड़ लग गई, बंदे की तबीयत खराब है, अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, क्या प्राइस है मैटर नहीं करता, तो यहां तो लेके जाना पड़ेगा। इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। हवाबाज लोंडो के लिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। पैसा है नहीं, स्टेटस दिखाने के लिए आईफोन ले आएंगे किस्तों पर, अरे आईफोन खरीदने की औकात नहीं है फिर भी आईफोन खरीदेंगे। वो बंदों के लिए स्टेटस चमकाने के लिए, स्टेटस सिंबल वाली चीजों में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो प्रेस्टीज दिखानी है, इसको स्टेटस सिंबल बोल दो, प्रेस्टीज गुड्स बोल दो, या कुछ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक इकोनॉमिस्ट ने अपना नाम दिया है वेबलेन गुड्स बोल दो, वेबलेन इकोनॉमिस्ट का नाम है, तो वो वाली गुड्स बोल दो। 4 कर लेना दोस्त, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। गिफन गुड्स होती है, गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, बल्कि इस गुड के केस में डिमांड कर्व थोड़ा स्पेशल हो जाता है, ऐसा, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब गिफन गुड्स की डिटेल मुझसे ले लो, क्योंकि बच्चे को यही प्रॉब्लम होगी। हाँ जी भैया, गिफन गुड्स क्या होती है? पहली बात तो गिफन किसी बंदे का नाम था, एक इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन ने बहुत समय पहले ब्रिटेन में जाकर एक बात ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा, रॉबर्ट गिफन ने ब्रिटेन में जो लेबर क्लास लोग हैं, लेबर क्लास का मतलब गरीब लोग, पुअर पीपल है बेसिकली, ये लोग हैं, ये 2 चीजें खाते हैं, एक मीट और एक ब्रेड। जो वेजिटेरियन बंदा है भाई, ये तो असली की बात बता रहा हूं, यही देखा था उन्होंने। वेजिटेरियन बंदा है, इसको राजमा मान लो, इसको नॉर्मल दाल मान लो, ठीक है। बोला कि भैया ये बहुत कम पैसा कमाते हैं, पुअर है तो इनका इनकम लेवल लो इनकम है, गरीब लोग हैं, तो ये अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ब्रेड के ऊपर खर्च कर देते हैं। ज्यादातर हिस्से को बोलते हैं सब्सटैंशियल पोर्शन। सब्सटैंशियल का मतलब होता है ज्यादातर, है ना, पोर्शन का मतलब हिस्सा। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन दिस। फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हफ्ते में एक बार ये मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ठीक है जी।
अब रॉबर्ट गिफिन ने ब्रिटेन में यह देखा कि भाई साहब ब्रेड महंगी हो गई, प्राइस ऑफ ब्रेड एक्सपेंसिव हो गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी, डिमांड फॉर ब्रेड बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ कि ब्रेड महंगा होने से ब्रेड की डिमांड बढ़ गई? क्योंकि दोस्तों जितना प्राइस ब्रेड का इंक्रीज हुआ था ना, आप ध्यान देना, अगर ब्रेड की डिमांड कम की जाती ना तो वो बंदा खाता क्या? मीट तो इतना एक्सपेंसिव है कि भैया वो इसका पूरे हफ्ते का बजट ले लेता है। तो अगर एक बंदे के सामने दो ऑप्शन हो, एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और एक बहुत ही ज्यादा सस्ती चीज है, लेकिन सस्ता होने के बावजूद भी गरीब लोगों की बहुत बड़ी इनकम इस पे खर्च होती है। भाई अंबानी हो तो ब्रेड उसके लिए यूं ही है, चीटी है, लेकिन कोई गरीब बंदा जो ऑलरेडी 10 रुपए कमा रहा है और 6 रुपए की ब्रेड खा रहा है, तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन इसके ऊपर खर्च कर रहा है ना। तो ऐसे बंदों के लिए अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो वो क्या सोचेंगे, यार अब मेरे को मीट नहीं खरीदना, मीट से जो पैसा बचेगा वो ब्रेड पे ही लगाना है। क्यों? देखो पहले ये 6 दिन ब्रेड खाता था, 1 दिन मीट खाता था। अब ब्रेड महंगी हो गई, तो 7 दिन मीट तो नहीं खा सकता, तो उसको मीट कैंसिल करना पड़ेगा। अब कितने दिन मीट ब्रेड खाएगा ये? 6 दिन ब्रेड नहीं खाएगा, अब ये 7 दिन ब्रेड खाएगा। तो ब्रेड की डिमांड बढ़ गई ना, पहले से ज्यादा कर दी ना, हाँ मीट की हटा दी। तो दोस्तों ऐसी गुड्स को बोलते हैं गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स की कुछ क्वालिटी है। गिफिन गुड, पहली बात तो लो क्वालिटी गुड्स होती हैं। लो क्वालिटी मतलब जैसा इंफीरियर गुड्स होती हैं, गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरी इसकी बात है कि कंज्यूमर अपना सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम इनके ऊपर खर्च करता है। और तीसरी बात, इसके अलावा कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो 3 क्वालिटी जिस पे सेटिस्फाई होती हो, दोबारा रिपीट करता हूं कि एक तो कंज्यूमर का सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम उसके ऊपर खर्च हो, दूसरा वो लो क्वालिटी होनी चाहिए, और तीसरा उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी गुड को गिफिन गुड बोलेंगे। तो गिफिन गुड वो इंफीरियर गुड्स है जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स है जिसकी डिमांड का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। और क्या असलियत में गिफिन गुड्स का एग्जांपल है आज? तो आंसर इज नो। गिफिन गुड का कोई भी एग्जांपल नहीं है राज्य, गिफिन गुड का कोई एग्जांपल नहीं है। इसको सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट किया जाता है, किसी कॉमोडिटी के माथे पे नहीं लिखा कि ये गिफिन गुड है, समझे? तो बंदा बोलेगा क्या सर, मान लो ये सारी इंफीरियर गुड्स हैं, तो क्या ये सारी गिफिन है क्या? नहीं, गिफिन सिर्फ इसका छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। तो गिफिन गुड्स की अगर डेफिनेशन दी जाए तो ऐसे बोलेंगे, गिफिन गुड्स वो लो क्वालिटी गुड्स है, गिफिन गुड्स आर लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी लिखने की जगह मैं लिख देता हूं गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर, लो क्वालिटी की जगह क्या लिख दिया मैंने? इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि प्राइस के बढ़ने पर गिफिन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के कम होने पर गिफिन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, नॉर्मल नहीं बनेगा जैसा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग गिरता हुआ। ये तो हो गई जी एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। पेपर के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, कोजेस या रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये भी ट्रेंडिंग है, बच्चे को फंसाना हो तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मुझसे ये पूछ सकते हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या होते हैं? उन सबका आंसर एक ही है, ध्यान रखना। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, भी यही है। डिमांड कर्व में नेगेटिव स्लोप है, मतलब डिमांड कर्व की शेप डाउनवर्ड है। ये बोलती है कि किसी का प्राइस कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस वजह से ये नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो यही पूछा है। अगर कोई पूछे कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, तो आप ये मत बोलना कि प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है इसलिए डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है। आपको बताने हैं ये रीजन जो बता रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कुछ रीजन है, यानी रीजन ऐसे हैं
कि भाई ये प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम क्यों होती है, या प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन क्यों, ये समझाना है। तो पॉइंट नंबर 1 मैं समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई साहब ये लॉ में मैं समझाना चाहूंगा आपको कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, इसके पीछे का रीजन वाई क्लियर करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता क्या है? ये लॉ बोलता है तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एमयू कम हो जाएगी, यही बोलता है ना। आप 1 2 3 कंजम्पशन बढ़ाते रहो, एमयू धीरे धीरे 10 5 2 ऐसे होती रहेगी। तो तुम जिस कमोडिटी को जितना ज्यादा खाओगे उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती है, राइट। तो कंज्यूमर यही बोलता है, कहता है भैया मैं डिमांड क्यों बढ़ाऊं, डिमांड बढ़ाने से तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती है। तो उसके पास डिमांड बढ़ाने का एक इंसेंटिव आता है, प्राइस गिरा दो। प्राइस गिराने से उसको एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्राइस गिराने से उसका मन खुश होता है, मन की खुशी इज द रीजन, राइट। तो आप बोलोगे कि प्राइस गिरने से वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए ये रीजन है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है जी, तो बहुत बेसिक तरीके से समझना है, इतना घुसाना नहीं है आपको डेप्थ के अंदर। ठीक है जी, दूसरा रीजन मैं बताऊंगा, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट देखो जी दोस्तों, मान लो समोसे की बात कर रहे हैं, एक समोसे का प्राइस 10 रुपए है, मेरे पास जो इनकम पड़ी है 100 रुपए, तो बताओ कितने समोसे खरीद पाऊंगा? 10 का समोसा है, 100 रुपए इनकम है, तो मैं 10 समोसे खरीद पाऊंगा। तो जितने भी समोसे खरीद पाता हूं इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। मेरी परचेजिंग पावर कितनी है? 10 समोसे। और दोस्तों परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब यह मत समझना तुम्हारी अर्निंग है, रियल इनकम का मतलब परचेजिंग कैपेसिटी, राइट। ओके रिपोर्ट है। तो ये इनकम जो है वो रियल इनकम है, तुम्हारी अर्निंग की बात नहीं हो रही। ठीक है, हाँ जी ठीक है। मैं बोलता हूं समोसे का प्राइस अब 20 रुपए हो गया, बताओ समोसे कितने खरीद पाओगे? तो भाई 20 रुपए प्राइस हो गया, मेरे पास पैसे 100 ही हैं, मेरी नॉमिनल इनकम 100 रुपए है, तो अब मैं 5 समोसे खरीद पाऊंगा। तो भाई साहब प्राइस के बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइस के बढ़ने से मैंने डिमांड कम की, क्यों? क्योंकि मेरी जो रियल इनकम है यानी मेरी परचेजिंग पावर है वो गिर गई। पहले मैं 10 समोसे खरीद पाता था, 5 समोसे खरीद पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई इनकम इफेक्ट इज द रीजन। इनकम इफेक्ट में आप परचेजिंग पावर एक्सप्लेन करते हो। ठीक है जी, ओके जी, और समझो। तीसरे नंबर पे मिलेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या है भैया? मतलब मान लो एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड कम होगी, मान रहे हो? हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों। रीजन है सब्स्टिट्यूट गुड। अगर किसी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग इसकी जगह इस पे घुस जाएंगे। अगर मान लो कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो कोक की जगह लोग कहां शिफ्ट हो गए? पेप्सी पे। पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे तो लोगों को मौका मिल जाएगा कहीं और भागने का। तो जब किसी का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको छोड़कर भाग जाते हैं सब्स्टिट्यूट के पास, तो इसलिए इसकी डिमांड कम हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड होने का इफेक्ट, राइट। लेकिन जिस कॉमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उसका वो रीजन भी नहीं बनता, राइट। चलो जी, अगला बनेगा नंबर ऑफ कंज्यूमर। बस 4 ही रीजन कराऊंगा, 5वां लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी एक रीजन होता है, 4 ही करेंगे लेकिन। ठीक है, कहते हैं प्राइस बढ़ने से डिमांड कम क्यों होती है, मैं ये सिखाऊंगा इस रीजन के हिसाब से। प्राइस बढ़ता है तो बोलते हैं न्यू बायर्स मार्केट में एंटर नहीं होते। भाई बढ़ता हुआ प्राइस देखकर नए बायर सामान खरीदने नहीं आएंगे, और एग्जिस्टिंग बायर, ओल्ड बायर तो वैसे ही कम खरीदेंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। तो इन दोनों कारणों की वजह से बढ़ते हुए प्राइस से मार्केट में बायर भी कम हो जाते हैं, तो डिमांड कम हो जाती है। तो दीज आर द रीजंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज इनको ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, ऐसा क्यों, तो उसके पीछे ये रीजन है। ये मत बोल देना भाई, कई बार क्विज कंपटीशन होते हैं, बंदे ने पूछा भाई प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम क्यों होती है, बंदा बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। अबे उन्होंने पूछा ही है,
कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कौन से कारण है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब राजे काम की बात पे आ जाओ। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो दिल की बात है, दिल की बात है, और बात यहीं से शुरू होगी, ये जो मैंने कराए हैं आपको। लो जी, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, बस एक 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन रह गया जो पेपर में जनरली आजकल ट्रेंडिंग है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। चलो जी करा देते हैं, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। चलो जी, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, करा देते हैं। चलो जी, तो देखो देखो भैया, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बदल जाती है, राइट, जिसकी वजह से डिमांड बदल जाती है, ये सब वो फैक्टर्स हैं। मानते हो मेरी बात को? अगर मैं बोलूं सिर्फ इसकी बात करो, प्राइस की, दोस्तों प्राइस इसकी वजह से डिमांड में आए चेंज को स्पेशल नाम दिया है। सिर्फ इसकी वजह से डिमांड में आए चेंज को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उस चेंज को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मुझसे ले लो, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं। 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। राजे इसका दूसरा नाम रखा हुआ है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कैसे कैसे क्या कहानी है मैं बताता हूं। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड बदलेगी तो कैसे बदल सकती है यार? या तो मान लो प्राइस 10 से 5 हुआ है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ सकती है, 100 से मान लो 200 हो गई। क्या बोला मैं? प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है जी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया था, डिमांड कम हो गई 100 से 50। कुछ भी हो सकता है ना, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम भी हो सकती है। यस, दोनों लॉ ऑफ डिमांड की टेबल है, लेकिन जो ये डिमांड में बदलाव आया है ना, ये वहां डिमांड बढ़ी है, यहां डिमांड कम हुई है, ये डिमांड के बदलाव को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और दोस्तों ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक डिमांड का जब बढ़ना होता है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन बोल दो, और एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। तो जब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड के बढ़ने को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। हाँ, डिमांड यार बहुत सारे रीजन की वजह से बढ़ सकती है, इनकम भी है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी है, नंबर ऑफ कंज्यूमर भी है, किसी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइस की। प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख दो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द ऑन गुड। और जब प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर जाए तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिख दो, इट इज फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, दैट्स इट। इसको मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा दोस्त। मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसका इधर बनाऊंगा, ये प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड की तरह लग रहा है। मान लो भैया ये प्राइस है P1, यहां पर डिमांड है Q1। अगर प्राइस कम हो गया 10 से 5, मान लो P1 से P2, तो टक्कर मारो, देखो प्राइस कम होने के बाद आपको डिमांड बढ़ी हुई दिखेगी। तो जो ये डिमांड बढ़ी है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट उछल के नीचे आ गया, इसको बोलते हैं पॉइंट का मूव करना। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अलोंग का मतलब होता है ऑन, डिमांड कर्व के ऊपर। तो डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट उछल के नीचे आ गया, नीचे आने को बोलते हैं डाउनवर्ड। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के हिसाब से ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जब होता है तब डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। पेपर में क्वेश्चन आता है डाउनवर्ड मूवमेंट का रीजन क्या है, तो रीजन है फॉल इन प्राइस। एक्सपेंशन का रीजन क्या है? फॉल इन प्राइस, राइट। और इधर देखोगे आप, तो मैं कोई भी सिचुएशन अज्यूम कर लेता हूं, मान लो प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। अब मैं दिखाऊंगा आपको ये कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस बढ़ गया मान लो P2, तो देखो डिमांड
कम हो जाती है। जो ये प्राइस बढ़ा है इसकी वजह से जितनी भी डिमांड कम हुई है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन में पॉइंट उछल के यहां था पहले, यहां आ गया ऊपर। दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज अपवर्ड। ऊपर उछला है ना पॉइंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने राजेश शुरुआत की थी, अगर डिमांड इस वजह से बदले तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। लेकिन डिमांड में बदलने का रीजन इसको छोड़कर इनमें से कोई हुआ, इनमें से कोई हुआ तो मैं बोलूंगा अगर डिमांड प्राइस ऑफ ऑन गुड के अलावा, अगर डिमांड प्राइस ऑफ ऑन गुड के अलावा किसी और वजह से बदले, किसी और रीजन से बदल जाए या इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, बदल जाए, तो इस बदलाव को, इस बदलाव या इस चेंज को चेंज इन डिमांड बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। कैसे, कॉन्सेप्ट ढंग से समझाऊंगा, फिर कंटेंट लाया भी उसके ऊपर लिखकर। देखो जी, लो जी, मैं आपको समझा रहा हूं। आप कॉन्सेप्ट चेंज इन डिमांड, पहले वाला कॉन्सेप्ट था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, मैं शिफ्ट करके दिखाऊंगा, इसलिए इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, डिमांड में बदलाव प्राइस की वजह से नहीं, किसी और वजह से आना चाहिए, तो उस बदलाव को बोलेंगे चेंज इन डिमांड। जैसे कि मैं एक टेबल बनाऊं, इधर प्राइस लिख रहा हूं, इधर क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो डिमांड मेरी 100 से 200 हो गई, किसकी वजह से, किसी और वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। तो प्राइस को कांस्टेंट रखो, प्राइस कांस्टेंट है, किसी और वजह से हुई है, वो वजह यहां नहीं दिखाते हम। या फिर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा, प्राइस तो वही है, लेकिन हो सकता है महिला मित्र आज साथ नहीं आई तो मोमोज कम खाए हो, है नहीं। तो प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गई। तो ये जो डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, जब जब इंक्रीज इन डिमांड बोला जाए तो इसका मतलब डिमांड का बढ़ना बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स देन दिस। इस प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से ऐसा हुआ है, या तो शायद नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ गई हो, या सब्सिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया हो, उस वजह से हो सकता है, राइट। और दूसरा टाइप है, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड कम हो गई किसी और रीजन की वजह से, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से। शायद मार्केट में पॉपुलेशन कम हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट। ओके, इसको मैं डायग्राम पे पेश करूंगा आपके सामने। प्योर देसी घी का डायग्राम बनेगा। एक डिमांड कर्व प्लॉट कर दिया, इसका नाम रखना है, रख लो डीडी, ठीक है जी। मैंने बोला प्राइस 10 रुपया है, डिमांड 100 है। लेकिन दोस्त, डिमांड अचानक से, तुम्हारी महिला मित्र तुम्हारे साथ आई है तो आज तुम 200 मोमोज खा रहे हो, प्राइस कितना है, प्राइस वही है। तो अब यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा डिमांड कर्व नया बनाने की जरूरत है, वो भी पीले रंग का। लो जी, तो ये जो नया डिमांड कर्व है वो ये कहता है कि प्राइस इतना ही है लेकिन डिमांड पहले से ज्यादा है। तो दिस इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और यहां पर डिमांड कर्व तुम्हारा सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोला मैं, दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूं भैया कि डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, यानी डिमांड बढ़ी क्यों, प्राइस चेंज नहीं हुआ, डिमांड बढ़ी क्यों। तो मेरे पास बहुत सारे रीजन है। या तो कार का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, या सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया होगा। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ जाए दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। या नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ गई होगी तो भी डिमांड बढ़ जाती है। इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम कम होने पे भी डिमांड बढ़ जाती है। घटिया चीज है, इनकम कम हुई है तो हम घटिया चीज को ज्यादा खाएंगे ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुम्हारे फेवरेबल हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, कुछ भी रीजन हो सकता है डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने का, ये अलग से पेपर में क्वेश्चन आता है।
कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट। लेकिन दोस्त मैं डिक्रीज इन डिमांड को आपको समझाऊं तो सफेद रंग का यूज करूंगा पहले। ये लो जी, ये डिमांड कर्व है, यहां पर कोई प्राइस है 10, डिमांड हो रही थी 100 की, लेकिन यहां देखा गया कि इसी प्राइस पर अब 50 खा रहे हैं, यहां कुछ 50 लिखा है, प्राइस यही है, अब 50 कंज्यूम हो रहा है, तो यहां से एक डिमांड कर्व बना दो। ये डिमांड कर्व बोलता है डिमांड डिक्रीज हो गई है और डिमांड कर्व खिसक के लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो ना, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और ये राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कम होने के कारण क्या हो सकते हैं भाई? उसके उल्टे, इसके उल्टे, तो लिखकर लाया हूं आपके लिए। डिमांड कम होने के कारण हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है, नेगेटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस डिक्रीज हो गया, इनकम नॉर्मल के लिए डिक्रीज हो गई तो डिमांड कम, इंफीरियर के लिए इनकम बढ़ गई तो अमीर होने पर घटिया चीज कम खाते हैं, डिमांड कम। फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल टेस्ट प्रेफरेंस हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। दीज आर द रीजंस, राइट। एक्सपेक्टेशंस में भी आ सकता था लेकिन उतना फंसाएंगे नहीं आपको, ठीक है। ठीक है जी दोस्तों, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने कराया आपको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसकी डेफिनेशन, इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड राइज और फॉल, जहां पर डिमांड बढ़ती भी है कम भी होती है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड ओनली। रीजन सिर्फ एक होता है, प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। फिर इट कॉजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड ओनली, मतलब रीजन दोबारा लिख दिया, पेपर में कई बार आ जाता है इसका रीजन बताओ, तो सेकंड पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, वेरी गुड। इट इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ डिमांड, पक्का पक्का रिलेटेड है लॉ ऑफ डिमांड से। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड है, राइट। इसका डायग्राम बनाओ भाई साहब, इसका डायग्राम बना सकते हो, तुम्हारा मन करे। ये रहा प्राइस P, ये रही क्वांटिटी Q। अब मैं दोनों चीजें एक में दिखा दूंगा, डरना मत कोई भी। प्राइस मान लो P1 हुआ तो डिमांड, अबे डिमांड कर्व कहां, सप्लाई कर्व बन गया ज्यादा ही हवा में आ गया है, थोड़ा साफ बनाते हैं और थोड़ा साफ। ये लो जी, डी इसका नाम रखा है। कोई भी प्राइस है P, इधर डिमांड है Q। अगर मान लो प्राइस बढ़ जाए P1 तो डिमांड कम हो गई, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया या फिर अपवर्ड मूवमेंट हो गया, राइट। पीले रंग से दिखाऊंगा, इससे ही कंपेयर करना है। मान लो अगर प्राइस कम हो गया P2 तो डिमांड बढ़ गई तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, राइट। दोनों चीजें एक ही डायग्राम में दिखा दी। ऐसा भी कर सकते हो तुम, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों दिखा दिया। चेंज इन डिमांड, तो इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पर भी डिमांड में बदलाव आता है, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करना है। ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर हो सकता है रीजन, राइट। हाँ, तो इसके रीजन लिखे हैं, इट कॉजेस ड्यू टू चेंज इन, प्राइस छोड़ दो, प्राइस ऑफ ऑन गुड छोड़ना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में बदलाव हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर हो गया, चेंज इन इनकम ऑफ द बायर हो गया, चेंज इन पॉपुलेशन हो गया, चेंज इन एक्सपेक्टेशन हो गया, एटसेट्रा, कोई भी रीजन हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इट इज नॉट रिलेटेड विद लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों ये डिफरेंस है, पेपर में चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डिफरेंस आ गया, तो 5 पॉइंट ये रे, 5 पॉइंट ये रे, कोई भी 4 याद कर लेना। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा मेरा डिमांड कर्व जिसका नाम है डी। आप देखोगे ये राइटवर्ड शिफ्ट है, तो देखो कोई भी प्राइस पकड़ लो, यहां से पता लगेगा डिमांड पहले क्यू थी अब बढ़ चुकी है, राइटवर्ड शिफ्ट से डिमांड बढ़ जाती है। अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो आप देखो प्राइस यही है, इस पे डिमांड Q2 है, मान लो ये 2 थी ये 3 हो गई, हाँ, तो ये डिमांड कम हो गई है, इससे कंपेयर कर रहे हो, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो ये डायग्राम दोनों मिक्स करके मैंने बना दिए, आप चाहो तो अलग अलग भी बना लो, टीचर बुरा नहीं मानेगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब बच्चा बोलेगा अच्छा 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 सर, एक क्वेश्चन ये लो, व्हाट डज शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डी टू D1 रिप्रेजेंट। कहता है भैया डिमांड कर्व डी है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया D1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड, तो यहां कहीं लिखा है इंक्रीज इन डिमांड, यस इंक्रीज इन डिमांड ये लिखा है, एक्सपेंशन नहीं, एक्सपेंशन में तो डिमांड कर्व शिफ्ट ही नहीं होता, क्या होता है फिर भाई साहब? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, तो ये एक्सपेंशन होता है, राइट। एक्सपेंशन को एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये पीछे जाता तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट था या डिक्रीज इन डिमांड था। ओके रिपोर्ट है। अब बच्चा बोलेगा सर क्या चैप्टर खत्म हो गया? भाई साहब अभी रह रहा है डिमांड फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिमांड रह रहे हैं। तो अब बेसिक पे आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन
अभी तक जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तो आपको बताऊंगा कहां से बनते हैं और कैसे बनते हैं। थोड़ा सा चैप्टर रह गया। देखो जी, डिमांड दो तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। एक बंदे की डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट में जितने भी बायर्स हैं सबकी डिमांड को प्लस कर दो तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। समझाता हूं मैं जरा आसानी से, आपको इजीली समझाता हूं, तब बात बनेगी। कॉन्सेप्ट में पहले लिख कर लाया था, यहीं से बात कर लेते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ डिमांड दो होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड फॉर अ गुड बाय अ सिंगल सेलर, और मार्केट डिमांड, सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ गुड बाय ऑल द बायर्स। बायर है, ये भी बायर है, मैंने सेलर बोल दिया था। हाँ, जितने भी बायर्स हैं सबकी डिमांड का टोटल कर दो। इसको समझाने का एक मस्त तरीका है मेरे पास। मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है 10, 20, 30। मार्केट में दो बंदे हैं, अज्यूम कर लो, खरीदने वाले। असलियत में 200 होते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। किसी भी चीज के कितने भी बायर हो सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को आसान बनाओ और लिखना, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 बायर्स। एक की डिमांड लिख रहा हूं डिमांड ए, दूसरे की डिमांड लिख रहा हूं डिमांड बी। तो भैया जब प्राइस बढ़ता है ये बंदा अपनी डिमांड 300, 200 और 100 ऐसे कम करता है, और ये बंदा है ये अपनी डिमांड 600, 400 और 200 ऐसे कम करता है। मान लो मार्केट में दो ही बंदे हैं, तो दोनों की डिमांड को अगर तुम प्लस कर दोगे तो तुम्हारे पास मार्केट डिमांड आएगी। ये ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड होगी। बुक के अंदर शायद 3 बंदे अज्यूम कर रखे होंगे, तो तीनों की डिमांड को प्लस कर दो। 300 और 600, 900, 200 और 400, 600, 100 और 200, 300। दिस इज मार्केट डिमांड, और दिस टेबल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है जी। और इंडिविजुअल डिमांड की टेबल बनानी है, कोई भी बना लो भैया। प्राइस 10, 20, 30 हो रहा है, एक बंदे की डिमांड दिखानी है, तो ए लिखकर खत्म करो। 300, 200, 100, जो मर्जी, बस। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। भाई पेपर में एक क्वेश्चन और होता है, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? तो आप बोलना डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल को बोलते हैं जो प्राइस और डिमांड में रिलेशन दिखाए। तो मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दैट्स इट। डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दैट्स इट। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड स्केड्यूल। वन इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ये बना दी मैंने टेबल आपके सामने। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल डिमांड, एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड, दैट्स इट। जैसे डिमांड 2 तरीके की है, डिमांड स्केड्यूल भी 2 तरीके का है, बता दिया भैया। ऐसे अगर आप जानोगे दोस्तों तो डिमांड कर्व भी 2 तरीके का मिलेगा आपको। वो बताने से पहले बता देता हूं डिमांड कर्व क्या होता है। राजे डिमांड कर्व के बारे में बात करो। पहली बात तो कुछ कमेंट देख लो। ये डिमांड कर्व है, ये नीचे गिर रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं। ये प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। नॉर्मली डिमांड कर्व ऐसा होता है, नॉर्मली, जनरली। ठीक है, आओ जी आओ। फिर भैया आगे आगे ये डिमांड कर्व के स्लोप का एक फॉर्मूला होता है। स्लोप को मैथ्स में ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब यहां स्लोप की एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस आपको स्लोप का फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव होता है इसलिए ऐसा लिख दिया। सीयूईटी में क्वेश्चन आ सकता है, आपको किसी कमोडिटी का प्राइस दिया है, मान लो 10 से 20 हो गया, डिमांड दी हुई है मान लो 25 से 10 हो गई, बोलेगा स्लोप निकालो डिमांड कर्व का। तो बोलेंगे प्राइस में कितना चेंज आया है भाई, 20 माइनस 10 करो 10, और डिमांड में कितना चेंज आया है, 25 और 10 का डिफरेंस पॉजिटिव ही देखना है। 25 और 10 का डिफरेंस 15, और माइनस का निशान लगा ही रहता है, तो इसकी जो भी आएगी वैल्यू वो निकाल देना। आपके पास माइनस 0.66 आएगी, ये स्लोप की वैल्यू हो गई। खैर ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो ऐसा कोई टॉपर बच्चा जो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पाया हो तो मेरा फर्ज है उसको यहां पर सिखाना। ठीक है, ओके जी। कभी कभी मैथ्स में ऐसे इक्वेशन लिखी होती है भैया, लिखा होता है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस 4p। एनसीईआरटी में इक्वेशन लिखी हुई है। तो राजे आपको लॉजिक बता रहा हूं, प्राइस के साथ जो भी लिखा है ये वैल्यू होती है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की। तुम इतना मत जाना, जो 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स लेते हैं बच्चे, कोर मैथमेटिक्स,
उसमें एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 होता है स्ट्रेट लाइन, वहां पर लाइन की इक्वेशन स्लोप वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है। इस वीडियो को ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, साइंस वाले भी और कॉमर्स वाले भी, तो मैथ्स जाननी यहां पर कोशिश नहीं करनी है। इतना बस तुम थोड़ा सा ध्यान रखो, शायद यहां से क्वेश्चन बन जाए, शायद, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आओ जी। तो कुल मिलाकर डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व है जो प्राइस और डिमांड में रिलेशन दिखाता है। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन होगी, इट इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये डेफिनेशन लिख देना, बुक में जो लंबी लंबी लिखी है ना, उसको बोलो हटा सावन की घटा। अपनी डेफिनेशन को कोई माइकालाल चैलेंज नहीं कर सकता, ये मैं अब भी गारंटी ले रहा हूं। ठीक है जी, हाँ जी भैया, हाँ जी। तो राज्य यहां पर डिमांड कर्व दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कोई भी डिमांड कर्व बना दो ऐसे, यहां दिखा दो प्राइस, यहां दिखा दो क्वांटिटी, ये हो गया एक बंदे का डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन दोस्तों एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व वो डिमांड कर्व होता है जो मार्केट में सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड का टोटल दिखाए। इसको समझाने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं वापस कि मार्केट में दो ही बंदे हैं। कितने बंदे? दो। तो एक बंदे का डिमांड कर्व ये रहा डी ए, एक बंदे का डिमांड कर्व ये रहा डी बी। इनकी डिमांड चेक करो, कोई भी प्राइस है, मान लो यहां पर डिमांड 10 है, इसकी डिमांड 20 है, तो 10 और 20 दोनों को प्लस करो तो मार्केट डिमांड 30 आ गई ना। बस यहीं पर ही प्राइस तो वही है ना, प्राइस वही है, ठीक है, प्राइस वही है। तो यहां पर एक नया कर्व ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो मार्केट डिमांड कर्व। ये मार्केट डिमांड कर्व है, ए प्लस बी दोनों की डिमांड का टोटल है, तो मार्केट डिमांड कर्व। कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेफिनेशन दो, तो इट इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, राइट। मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन, तो इट इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। हाँ, इसके बारे में दो लाइन बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिमांड कर्व इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, समझना, सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ के आया है। मैथ्स में ऐसे ही जोड़ते हैं, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों को प्लस करके ये आया है, राइट। और भाई प्लस ना, कोई ऐसे प्लस नहीं किया गया वर्टिकल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्लस किया गया है। तो बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल सम टोटल, हॉरिजॉन्टल सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हाँ, और सीए फाउंडेशन की तैयारी जब करते हैं ना, सीए में आते हैं, तो एक वर्ड लिखा हुआ है मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल टोटल है, हॉरिजॉन्टल टोटल है। हॉरिजॉन्टल टोटल को लेटरल टोटल भी बोलते हैं, लेटरल, यार ये तो बात की बात है। तो इट इज अ लेटरल समीशन, हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, राइट। हाँ भाई, पेपर में आ जाएगा भैया, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते हैं। हाँ होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड के सभी फैक्टर्स होते हैं, बस पॉपुलेशन को छोड़ दो, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो, है ना। जो मैंने लिखे हैं ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं, ये बदलेंगे तो एक बंदे की डिमांड बदल जाएगी, ठीक है। और मार्केट डिमांड के फैक्टर्स की बात करें तो सारे ही फैक्टर्स मार्केट डिमांड के होते हैं। अगर मार्केट डिमांड के फैक्टर है ना, जितने भी पढ़े हैं तुमने टिपर, सारे मार्केट डिमांड के फैक्टर हैं। इंडिविजुअल डिमांड में पॉपुलेशन हटा दो, क्योंकि देखो यार, एक बंदा 10 की डिमांड करता है, दूसरा बंदा 15 की डिमांड करता है, तो मार्केट में 25 की डिमांड हो गई। अब आ गया तीसरा बंदा, ये कह रहा है 25 की डिमांड मैं भी करूंगा, तो मार्केट में टोटल 50 की डिमांड हो गई। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी पॉपुलेशन बढ़ने से मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है, इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पॉपुलेशन वाला फैक्टर मैंने यहां पर नहीं डाला, और मार्केट डिमांड में सारे फैक्टर आएंगे। क्योंकि देखो, ए की डिमांड 10, बी की डिमांड 10, मार्केट की डिमांड 20 हो गई। अब मान लो ए ने डिमांड 11 कर ली, तो इंडिविजुअल डिमांड बढ़ गई ना, बी की 10 ही है, तो मार्केट की भी चेंज हो जाएगी। तो इंडिविजुअल चेंज होने से मार्केट की चेंज हो जाती है, मार्केट के चेंज होने से इंडिविजुअल की चेंज नहीं होती। तो इसलिए मार्केट डिमांड में सारे फैक्टर्स हैं और इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स में सारे पॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन डिमांड फंक्शन का है दोस्तों। डिमांड फंक्शन ऐसे इक्वेशन दिख रही है, बुक में लिखा होगा ऐसे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, ऐसे करके लिखा होगा, डरना मत। देखो जी, डिमांड और उसके फैक्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं आपको टिपर, उसमें कुछ तो रिश्ता है, रिश्ता है या नहीं है? डिमांड और उसके फैक्टर्स में रिश्ता है या नहीं है? है भैया, प्राइस के साथ नेगेटिव रिश्ता है, प्राइस सब्स्टिट्यूट का हो तो पॉजिटिव रिश्ता है, कॉम्प्लीमेंटर का प्राइस हो तो नेगेटिव रिश्ता है, पॉपुलेशन के साथ पॉजिटिव रिश्ता है ना। तो डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में जो भी रिश्ता होता है
उस रिश्ते को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट या फैक्टर अफेक्टिंग इट। इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं लिखनी तो ऐसे लिख लो, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। बस उसके बाद ये इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन लिख देना, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट में फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखे हैं बुक में ऐसे लिखे हैं, तुम ऐसे लिख देना, जैसे लिखने वैसे लिख देना। एक पी प्राइस है, दूसरा पी पॉपुलेशन है। ये डिमांड फंक्शन भी दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। देखो ना क्या कहानी बताई, डिमांड दो तरीके की, इंडिविजुअल मार्केट। डिमांड कर्व दो तरीके का, इंडिविजुअल और मार्केट। डिमांड स्केड्यूल दो तरीके का, इंडिविजुअल और मार्केट। डिमांड फंक्शन भी दो तरीके का, इंडिविजुअल और मार्केट। तो भैया अगर मैं यहां डिमांड की जगह इंडिविजुअल डिमांड लिख दूं तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी, और डिमांड की जगह मार्केट डिमांड लिख दूं तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, जब तुम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो तो इधर इंडिविजुअल डिमांड तो लिख रहे हो, फैक्टर्स में पॉपुलेशन मत डालना, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर में पॉपुलेशन नहीं आती। और जब मार्केट डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो तो मार्केट डिमांड तो लिख रहे हो, फंक्शन में जो फैक्टर डालोगे वो कुछ भी डाल देना, क्योंकि मार्केट डिमांड के तो सारे ही फैक्टर्स होते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों ये चैप्टर पूरा क्लियर कट एकदम पूरम पट्ट हो गया। अब बच्चा बोलेगा फेवरेट क्वेश्चन क्या है। फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों मेरा यहां से हमेशा रहता है, एक तो डिटर्मिनेंट का, कोई भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी सीधा लिख देता हूं, कोई भी फैक्टर पेपर में एक्सप्लेन करना आ जाएगा इनमें से। दूसरा रहेगा चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तीसरा रहेगा डिफरेंस का। इसमें डिफरेंस बनते हैं तीन। पहला डिफरेंस नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, दूसरा डिफरेंस सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तीसरा डिफरेंस इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन दे देना, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन। इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स में पॉपुलेशन नहीं आता, मार्केट डिमांड में पॉपुलेशन आता है, ऐसा लिख देना। और इंडिविजुअल डिमांड का डायग्राम और मार्केट डिमांड का डायग्राम, तीन डिफरेंस सबके बीच में आपको पता होने चाहिए। ये डिफरेंस कर लेना। खतरनाक कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो वो लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आजकल क्वेश्चन आने बंद हो रखे हैं, क्योंकि बहुत इजी है। मीनिंग तो इसका बहुत इजी है, टेबल डायग्राम बहुत इजी है। हां कुछ पूछना हो तो एक्सेप्शन पूछ लेते हैं भैया, या इसके रीजन पूछ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बताऊं तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये भी एक एमसीक्यू आ रखा है, क्वालिटेटिव मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। ये नहीं बताता कि सच में मतलब लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए मैं यूं बोल देता हूं, प्राइस मान लो 10 से 5 हुआ तो डिमांड आपकी 100 से 200 हो जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता नहीं है कि क्वांटिटी बताऊंगा, ये तो मैं समझा रहा था। बस लॉ ऑफ डिमांड इतना बोलता है प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितनी डिमांड कम हो जाएगी, इसके बारे में कमेंट नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमांड कोई क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। आई होप आपने ये वन शॉट देखा होगा तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इससे प्राप्त हुई होगी, और मैंने बहुत जल्दी आपका पूरा कंटेंट कवर अप करने की कोशिश की है। आप एक चीज और यार, मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आ रहे हैं ऐसे, एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन इनकम अफेक्ट डिमांड, 4 मार्क्स में। इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड कैसे बदलेगी? बच्चा क्या सोचेगा, अबे इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी ना। अबे ध्यान में रख भाई, इनकम इंक्रीज करेगी तो डिपेंड करता है, नॉर्मल की डिमांड बढ़ेगी और इंफीरियर की डिमांड कम होगी। तो डायग्राम भी बना सकते हो, इंफीरियर का डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा देना, नॉर्मल का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, ये ऐसे राइटवर्ड, ये ऐसे लेफ्टवर्ड। डिमांड का जहां बनाना चाहो वहां बना सकते हो। कोई भी फैक्टर आए प्राइस ऑफ ऑन गुड की जगह, सब में डिमांड का वैसे ही शिफ्ट होने हैं। तो एक एग्जांपल था कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के ट्रेंडिंग हो रहे हैं। ठीक है भैया, ओके रिपोर्ट है, डन है। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मुझे वन शॉट आपको देना चाहिए। आप मुझे बताओ लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आपको अगला वन शॉट, लाइव चैट तो नहीं है यार, मतलब रिकॉर्डेड है, तो अगला वन शॉट आपको कौन से चैप्टर का चाहिए। और बस बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, बीच बीच में आपने देखा हो तो उसका जवाब दे देना।
और भाई प्यार तुम्हारा जिस लेवल का बना हुआ है मैं कैसे बताऊं, मेरा फूले नहीं समारा, मतलब अपनी बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल की है भाई, बहुत कैडे लेवल के बच्चों से बॉन्डिंग हो रखी है। मैं तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं कि इतना प्यार तुम लोग बरसाते हो, इतना प्यार करते हो और फिर मैं फूला नहीं समाता। बस आपके लिए मुहिम जारी है, माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काउंसलिंग, मैं छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए एक धीरे धीरे स्लो मैनर में लेकर आता रहूंगा ताकि आपको अपने करियर की अच्छे से गाइडेंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।